कैसे हैं दोस्तों? तो भाई हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी पढ़ लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी पढ़ लिया। एक नई चीज आपके सामने पेश है जिसका नाम है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या कहा मैंने? इसका नाम है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर का मतलब होता है दोस्तों बांट देना। डेफर कर देना यानी बांट देना। तो एक ऐसा खर्चा जो कि है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें के नाम में आएगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन ये वो एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू नेचर का जिसे डेफर कर दिया जाएगा, जिसे डेफर कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। अब एक जरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक बहुत बड़ा खर्चा किया गया एडवर्टाइजमेंट पर। एडवर्टाइजमेंट पर एक बिग अमाउंट स्पेंड किया गया। आपके हिसाब से एडवर्टाइजमेंट क्या है? रेवेन्यू नेचर का खर्चा, और उसका फायदा उसी साल में मिल जाएगा जिस साल में हमने वो खर्चा किया है। यानी मैचिंग कॉन्सेप्ट की बात अगर मैं करूं तो मैचिंग कॉन्सेप्ट मुझे समझा देता है, सिखा देता है कि भाई ऐसा है, आपको मैचिंग करनी है किसकी? रेवेन्यू की और एक्सपेंसेस की। यानी आप उसी साल में खर्चे दिखाते हैं जिस साल में आपको उसका रेवेन्यू जनरेट होता है। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? तो अगर मैं कहता हूं कि इस एडवर्टाइजमेंट का खर्चा जो मैंने किया, ये एक्सपेंस मुझे एक ही साल के अंदर अंदर सारे के सारे फायदे को दे देगा, इससे होने वाला फायदा मुझे एक ही साल में हो जाएगा, तो मैं सारे के सारे एक्सपेंडिचर को उसी साल का खर्चा दिखा दूंगा जिस साल में इससे मुझे रेवेन्यू मिलेंगे, उसी साल में खर्चा दिखा दिया। लेकिन मान लीजिए कि इस बिग अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट पर जो एक्सपेंडिचर हुआ है, ऐसे पर्टिकुलर केसेस में अगर एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसी है, एक्सपेक्टेशन है कि इससे जो रेवेन्यू जनरेशन होगा, रेवेन्यू जनरेशन का पीरियड एक साल नहीं, रेवेन्यू जनरेशन का पीरियड मान लीजिए 2 इयर्स तक मिलता रहेगा। यानी इस एडवर्टाइजमेंट का जो बेनिफिट है, इसका जो बेनिफिट है मुझे आने वाले लगभग 2 साल के लिए मिलेगा। तो भाई ये जो एक्सपेंडिचर है, बजाय एक ही साल में पूरा का पूरा पीएनएल में दिखा देने की बजाय हमें 2 सालों में दिखा देना चाहिए। तो अगर मैंने कहा कि एक एक्सपेंडिचर मैंने किया और उसका बेनिफिट मुझे उसी साल में मिल गया, 1 ईयर में ही, तो मैं उसी साल में जिसमें उसका रेवेन्यू मिला उसी साल में उसे मैच कर दूंगा। लेकिन मान लीजिए यही खर्चा जो मैंने 60 लाख रुपए किया, ये 60 लाख रुपए का खर्चा अगर मुझे 2 साल तक रेवेन्यू देगा, और मान लीजिए कि मैंने इसे 2016 में किया और मुझे लग रहा है 2017 में भी इसके बेनिफिट मुझे मिलने वाले हैं, 2016 और 2017 में, तो भैया इस 60 लाख रुपए के खर्चे को मैं इस 2 जगह में बांट दूंगा दोस्तों। यानी 30 लाख रुपए का खर्चा यहां दिखाऊंगा, ठीक है, और 30 लाख रुपए का खर्चा अगले साल में, क्योंकि यहां पर भी रेवेन्यू मिलेंगे इसके अगेंस्ट यहां पर भी रेवेन्यू मिलेंगे इस साल में भी। तो जब मैंने उस खर्चे को 2 पार्ट्स में बांट दिया यहां पर, तभी वो कहलाता है दोस्तों डेफर करना। और क्योंकि ये वो खर्चा है जो रेवेन्यू को अर्न करने में मुझे मदद कर रहा है, ये है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोस्तों ये वो खर्चा होता अगर जो कोई एसेट बन जाता, ये अगर ऐसा कोई खर्चा होता जो कि फिक्स्ड एसेट बन जाता, और फिक्स्ड एसेट से भी मुझे हर साल कुछ ना कुछ फायदा होता है, तो मैं उस पर लगाया गया डेप्रिसिएशन, क्यों कहता हूं कि भाई मैंने उसे यूज किया और उसके वियर एंड टियर को मैंने डेप्रिसिएशन के रूप में दिखाया। लेकिन यहां पर ये मेरा एसेट नहीं है दोस्तों, कोई मेरा फिक्स्ड एसेट जनरेट नहीं हो रहा मेरा। क्या ये बात समझ आई नहीं? ये मेरा ऐसा एक्सपेंडिचर है जो रेवेन्यू नेचर का है,
जो कि एक साल में नहीं, मुझे एक साल से ज्यादा में रेवेन्यू प्रोवाइड करेगा। ये खर्चा मुझे एक साल से ज्यादा हेल्प करेगा, एक साल से भी ज्यादा साल तक मेरे पास रेवेन्यू लाने में मदद करेगा। तो भैया जितने साल में मुझे इसका रेवेन्यू मिलने की एक्सपेक्टेशन है, मैं उतने ही सालों में से बांट दूंगा, उतने ही सालों में मैं इसे डेफर कर दूंगा। इसीलिए इस तरह के खर्चे को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। क्या ये बात समझ आई दोस्तों? यानी इसके सारे के सारे खर्चे को उसी साल का एक्सपेंस मैं नहीं मानूंगा जिस साल में मैंने ये खर्चा किया है। क्या वर्ड्स बोले मैंने? खर्चा तो मैंने 2016 में किया था, लेकिन मैंने इसे पूरा का पूरा 60 लाख रुपए को 2016 का एक्सपेंस नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये मुझे आने वाले 2 साल में मदद करेगा। जब 2 साल तक करेगा तो मैंने इसे यहां डेफर कर दिया। क्या ये बात समझ आई दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। तो ऐसी पर्टिकुलर केस में अगर मैंने एक साल में ये पैसा खर्च किया, मान लीजिए 60 लाख रुपए दे दिए, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, 60 लाख रुपए मैंने जिस वक्त दिया उसी वक्त एंट्री पास कर दी। अब 2016 में मैंने इसे दिखाया कि भाई ये देखो मैंने 60 लाख रुपए दे दिया। मान लो ये 1 अप्रैल, मैं जनवरी मान लेता हूं, चलो कैलेंडर ईयर मान के चलते हैं इसमें। मान लो 1 जनवरी 2016 को ये खर्चा किया, तो भैया मैं P&L कब बनाऊंगा इसका? मैं बनाऊंगा P&L 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर 2016 के दिन जब मैं इसको दिखाऊंगा तो क्या मैं 60 लाख को पूरा का पूरा खर्चा दिखा दूंगा P&L में? बिल्कुल भी नहीं। मैं इसमें से कहूंगा जी मेरे को तो 2 साल में हेल्प मिलनी है, तो 30 लाख रुपए का मैंने एक्सपेंडिचर यहां पर दिखा दिया। लेकिन सवाल ये आता है दोस्तों कि उस 60 में से 30 को तो मैंने P&L में दिखा दिया, बाकी बचा हुआ 30 कहां जाएगा? बाकी बचे हुआ 30 लाख मैंने पे तो कर दिया। अब सवाल ये आता है कि वो मेरे लिए किस तरह के नेचर का है। ध्यान से सोचिए, ये क्या कोई एसेट है, फिक्स्ड एसेट? नो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई इस दिए गए पैसे का, हालांकि जो एक्सपेंडिचर है मेरा दे चुका हूं, इस दिए गए पैसे का फायदा मुझे अगले साल में भी मिलेगा। क्या वर्ड बोल रहा हूं मैं? इस दिए गए पैसे का फायदा मुझे अगले साल में भी मिलेगा। यानी मुझे इससे कुछ सर्विसेज, मुझे इससे कुछ बेनिफिट लेना है तो ये भी एसेट होना चाहिए। एसेट तो है दोस्तों, लेकिन एक तरह से काल्पनिक एसेट है। मैं इसे बस सोच रहा हूं कि भाई इससे मुझे फायदा मिलेगा, कल्पना कर रहा हूं, और मिलेगा भी। ठीक बात है कि नहीं? तो अभी देखा जाए तो कोई ऐसा एसेट नहीं है जिसकी फिजिकल एंटिटी मुझे नजर आ रही हो, कोई जैसे कि लैपटॉप, जैसे कि चेयर्स, जैसे कि फैन, जैसे कि बिल्डिंग मशीनरी, ऐसा तो नहीं है। ये वो खर्चा है, लेकिन इसका फ्यूचर में मुझे बेनिफिट भी मिलना है। 30 लाख रुपए मैंने अभी तक P&L में डाला नहीं है, फायदा मिलना है, दिखाया जाएगा इसे एसेट साइड पे। लेकिन इसे क्या कहूं दोस्तों? तो ये है दोस्तों एक तरह का फिक्टिशियस एसेट। क्या वर्ड्स कहे मैंने? एक तरह का फिक्टिशियस एसेट बन जाता है ये। और एक तरह का फिक्टिशियस एसेट क्यों बन जाता है? क्योंकि ये कल्पना ही है मेरी कि भाई ये मुझे आने वाले समय में क्या करेगा? बेनिफिट देगा। और कल्पना सच्ची भी होती है। ठीक बात है कि नहीं? हालांकि यहां पर थोड़ी अनसर्टेनिटी भी है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा, मगर मिलेगा जरूर। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इस 30 लाख रुपए तो मुझे कहां दिखाने? ये 30 लाख रुपए मुझे कहां दिखाने? ये तो P&L में दिखाने, लेकिन बचा हुआ 30 लाख रुपए कहां दिखाऊं? वो जो बचा हुआ 30 लाख है दोस्तों, वो जाएगा बैलेंस शीट में। क्या ये बात समझ आई? ये हिस्सा कहां जाने वाला है? ये हिस्सा बैलेंस शीट में जाने वाला है दोस्तों। क्या ये बात समझ आई? और अगले साल में इसे, जब उसका भी मेरा यूज हो जाएगा, मैं इसे भी P&L में डेबिट कर दूंगा। क्या ये बात समझ आई? अब ध्यान से सुनिए, कंपनीज क्या करती हैं? कंपनीज अपने शेयर्स को मार्केट में इशू करती हैं। करती है कि नहीं करती? बिल्कुल करती है जी। मार्केट में जब वो अपने शेयर्स को इशू करती हैं तो ऐसे समय में बहुत सारा खर्चा होता है दोस्तों। पुराने टाइम में तो डिस्काउंट भी दिया जाता था, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। लेकिन नए कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से आप नए शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों
खर्चा तो किया जाता है कि नहीं किया जाता? बोलिए कौन कौन सा खर्चा किया जाता है? हमने प्रोस्पेक्टस को बनवाया, हमने बहुत सारी फीस पे करी, ठीक बात है कि नहीं? और इस तरह के कई ऐसे खर्चे थे जो इशू को लाने में किए, बहुत सारे लॉयर्स को एंगेज किया, ठीक बात है कि नहीं? सीए को एंगेज किया, सीएस को एंगेज किया, और इस तरह से कई सारे बैंकर्स आए, मर्चेंट बैंकर्स वगैरह। तो इस तरह के जो शेयर्स को इशू करने के जो खर्चे थे दोस्तों, वो क्या है? एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स। कुछ लोगों ने कमीशन चार्ज करी, वो जो कमीशन थी किस चीज की? इशू ऑफ शेयर्स की। तो अब उस कमीशन की अगर मैं बात करूं, वो भी मेरे लिए खर्चा है। अब सवाल ये आता है कि मान लो मैंने 50 लाख रुपए का इशू निकाला, ठीक है, और उसमें 10% मैंने इशू ऑफ शेयर्स पर एक्सपेंडिचर के रूप में खर्च कर दिया, इसके एक्सपेंडिचर और कमीशन के ऊपर। यानी 10% 50 लाख का कितना हो गया? 5 लाख। यानी उस 50 लाख को लाने में, जो कि मुझे लंबे समय तक हेल्प करने वाले हैं, उस 50 लाख को लाने में मैंने 5 लाख रुपए का खर्चा किया। अब सवाल यह आता है कि वो 5 लाख रुपए का जो मैंने खर्चा किया, अलग से पे किया, ठीक बात है कि नहीं? ये कम पैसा नहीं आया, ये क्या आया है? ये पैसा आया है जो कि मेरे पास आया और मैंने खर्चा कर दिया। तो टोटल 50 लाख रुपए मेरे पास आए, लेकिन 50 में से 5 लाख रुपए खर्च हो गए, कमीशन दे दी किसी को, कुछ खर्चे किए। अब ये जो 5 लाख रुपए दिए हैं, ये दिए हैं मैंने पूरे के पूरे इस 50 लाख रुपए को लाने के लिए। बोलिए हाँ या ना? बिल्कुल दिया है। और ये 50 लाख रुपए मुझे लंबे समय तक हेल्प करने वाले हैं। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? बिल्कुल ठीक बात है जी। तो क्या ये 5 लाख रुपए जिस साल मैंने इशू ऑफ शेयर्स किया, क्या उसी में सारा का सारा दिखा दूं? अगर उसमें सारा का सारा दिखा दिया तो भैया ये तो काम गलत हो जाएगा। तो ऐसे पर्टिकुलर केसेस में क्या किया जाता है? इन खर्चों को भी धीरे धीरे करके राइट ऑफ किया जाता है। यानी मैं मान लूंगा कि भाई ये वो खर्चा है जो कि आने वाले 10 साल तक मुझे हेल्प करेगा। भाई इस पूरे के पूरे बिजनेस की लाइफ का तो कोई अंदाजा नहीं है, इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम है। तो ये टाइम कैसे निकाले? 5 साल में अगर कोई लॉ है तो भैया उस लॉ को पूरा कर दिया। लॉ कहते जी 5 साल में से राइट ऑफ करना पड़ेगा, हम कहेंगे ठीक है जी कर देंगे। लेकिन अगर लॉ नहीं कहता किसी भी चीज के बारे में, तो आप क्या करते हो? अकाउंटेंट अपनी दिमाग की बत्ती जलाता है और जो उसे वहां पर सही लगता है अकाउंटिंग के लिहाज से और उन सर्कमस्टेंसेस के लिहाज से वो काम करता है। अगर कोई गाइडिंग प्रिंसिपल है तो उसे फॉलो करो, नहीं है तो भैया अपनी बुद्धि चलाओ। तो मान लीजिए हमने उस सारे के सारे 5 लाख रुपए के एक्सपेंसेस को और कमीशन को 5 साल में राइट ऑफ करना है। अगर मैंने उसे 5 सालों में राइट ऑफ करना है मेरे भाई, तो इसका मतलब हर साल में 1 लाख रुपया P&L में डालता जाऊंगा। मैं कहूंगा जी 5 लाख तो मैंने दे दिया, एक्सपेंसेस दे दिए, कमीशन दे दी, लेकिन सारा का सारा पैसा मैं पहले ही साल में नहीं डालूंगा। तो 2016, 17, 18, 19, 20 मान लीजिए 5 साल है। तो भाई 2016 में मैं क्या करूंगा? 1/5 हिस्सा P&L में डालूंगा। यानी 5 लाख का 1/5 हो गया 1 लाख रुपया, ठीक है कि नहीं? और ये 1 लाख रुपया कहां चला गया? P&L में। वो 4 लाख रुपए बच गए मेरे भाई। 4 लाख रुपए मेरे लिए फिक्टिशियस एसेट है दोस्तों। क्या है ये? फिक्टिशियस एसेट। यानी मैं सोच रहा हूं कि भाई अब देखा जाए तो इन्हीं वो जो 4 लाख रुपए बचे हैं वो भी फिक्टिशियस है ना। ये जो पैसा मैंने खर्च किया था, इससे मुझे फायदा तो हो गया, पैसा तो आ गया। अब उसी पैसे को बिजनेस में लगाएंगे, उससे और पैसा कमाएंगे। तो ये जो पैसा हमने एक बार में लगा दिया है, ये उस चीज को लाने में मदद की थी इसने, जो कि हमें लंबे समय तक हेल्प करेगा। इसीलिए इस खर्चे को भी क्या किया जाएगा? लंबे समय तक बांट दिया जाएगा। तो यानी 4 लाख रुपए बचे, साल के अंत में मैं उसे बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखा दूंगा। कैसे? उसे दिखा दिया जाएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर बोलते हैं उसे। फिर अगला साल आया, अगले साल में फिर उसका 1/5 हिस्सा क्या कर दिया? राइट ऑफ कर डाला। ठीक बात है कि नहीं? और वो जो 1/5 हिस्सा राइट ऑफ कर डाला वो गया P&L में, बचा कितना? फिर से 3 लाख बच गया। यानी टोटल 5 लाख का 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे डाल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ऐसे ही डालें, हो सकता है उसकी रेशो 5, 4, 3, 2, 1 हो जाए। ठीक बात है कि नहीं? वो रेशो को भी छोड़ दीजिए। आप मान लीजिए कि 5 पार्ट्स हैं या इक्वल है या किसी पर्टिकुलर रेशो में है।
तो जो भी रेशो बनाई जाएगी उसके पीछे भी थॉट प्रोसेस होगा कि आखिरकार ये रेशो यूज की तो क्यों की, इक्वल की तो क्यों की, 5 4 3 2 1 की तो क्यों की, रीजन उसका मालूम होना चाहिए। तो भाई ऐसे पर्टिकुलर केस में अब हर साल उसका 1/5 हिस्सा P&L में जाके डेबिट हो जाएगा और जो बचा हुआ हिस्सा है वो फिक्टिशियस एसेट में, बैलेंस शीट की एसेट साइड में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में पड़ा रहेगा तब तक जब तक कि वो पूरी तरह राइट ऑफ ना हो जाए। तो वो खर्चा जो कि भैया रेवेन्यू नेचर का है और वो अल्टीमेटली ऐसा खर्चा है जो हमें ज्यादा पैसा आने लाने में मदद करेगा। अब आप कहोगे जी देखा जाए तो जो इशू ऑफ शेयर कैपिटल है इससे रेवेन्यू थोड़ी आया, ये तो हमारा एक तरह से कैपिटल को लाने का खर्चा हुआ, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। तो दोस्तों आप बिल्कुल ठीक है अगर बात सोचते हैं तो कुछ हद तक ये खर्चा रेवेन्यू नेचर का भी है और ये खर्चा कैपिटल नेचर का भी है। यानी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा खर्चा है जो रेवेन्यू नेचर का भी है लेकिन बड़ा खर्चा है तो बांट दिया जाता है, और कुछ हद तक ये कैपिटल नेचर का भी है क्योंकि कैपिटल को लाने में मदद कर रहा है। कैपिटल से अल्टीमेटली क्या हो गया, कंपनी के रेवेन्यू जनरेट होंगे, इसीलिए ऐसा तो नहीं लिख सकते डेफर्ड रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक नाम चूज कर लिया गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आप कहोगे जी फिर डेफर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर नाम क्यों चूज नहीं किया गया? तो दोस्तों ध्यान रखिए ज्यादातर हम क्या काम कर रहे हैं, यहां पर कैपिटल भी अगर ला रहे हैं तो कैपिटल का भी असली मकसद बाद में क्या है, रेवेन्यू को जनरेट करना ही है, इसीलिए इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा गया। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ये वो एक्सपेंडिचर हो गया जिसे हम पूरे के पूरे अमाउंट को एक ही बार में P&L में डेबिट नहीं करते, धीरे धीरे करके उसे दिखाया जाता है। क्या ये बात समझ आई? और इस तरह से हम इसको राइट ऑफ कर देते हैं। तो भाई देखा जाए तो ये वो एक्सपेंडिचर हुआ जो कि उस साल में हम P&L में डेबिट नहीं करते जिस साल में हमने इस खर्चे को किया, बल्कि हम क्या देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं मेरे भाई कि आखिरकार इसका बेनिफिट हमें कितने साल तक मिलेगा। जितने सालों में मिलेगा इस अमाउंट को, ये जो भी अमाउंट खर्चा किया उतने ही सालों में से बांट दिया जाएगा। क्या ये बात समझ आई? तो ये दोस्तों सारा का सारा पोर्शन है जो कि आप देखेंगे कि बांट दिया जाता है ये खर्चे को, ठीक है कि नहीं, उतने पीरियड में जितने पीरियड में हमें उससे रेवेन्यू मिलने का जो है उसकी हमने कल्पना की है। क्या ये बात समझ आई दोस्तों? तो ये था दोस्तों डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके लिए। ये टॉपिक हमारा यही खत्म होता है, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।